इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ क्या सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप। ठीक है, तो हम किताबी भाषा न देखकर हम अगर व्यवहारिक भाषा देखें तो भूकंप क्या है। भूकंप जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का कंपना ही भूकंप कहलाता है। भूपर्पटी का कंपना ही भूकंप कहलाता है। और भूकंप के अगर हम कारक देखें तो कितने कारक हो सकते हैं? कारक कारक कितने हो सकते हैं? तो कारक दो हो सकते हैं। कारक दो हो सकते हैं, एक मानव सॉरी एक प्राकृतिक, ठीक है, और एक मानव जनित। एक मानव जनित हो सकता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक में तो प्राकृतिक में एक आ सकता है प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तन की। ठीक है, और अगर हम जैसे कि एक प्लेट अभिसरित होगी, दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगे तब भी भूकंप आएगा। और अगर हम देखें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, दरार बनेगी, वहां पे भी भूकंप आएगा। ठीक है, और तीसरा कारक ये हो सकता है संरक्षी। संरक्षी में क्या होता है कि संरक्षी में जैसे एक प्लेट है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है, तो ये आपस में टकराएंगे, जब आपस में ये टकराएंगी तब भी भूकंप आएगा। ठीक है, तो तीन कारक इसमें हो सकते हैं, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक में की वजह से भी आ सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें दूसरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है, तो इससे पहले हम ये चित्र पढ़ा चुके हैं ज्वालामुखी वाला। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग ये ज्वालामुखी वाला चित्र जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज्वालामुखी की वजह से भी आते हैं। ठीक है, तीसरा है भूस्खलन। भूस्खलन, ठीक है। चौथा अगर हम लें तो क्या हो सकता है? ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तभी भी आएगा। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है? एक मिनट देखना ही पड़ेगा। उल्का पिंड हो सकता है। ठीक है, हिमगलन हो सकता है। हिमगलन, ठीक है। अब बहुत सारे कारक हो सकते हैं, हम लोग बस यही देखे रहे हैं कि एक प्लेट टेक्टोनिक है, एक ज्वालामुखी है, भू स्खलन है, उल्का पिंड है। ठीक है, और हिमगलन की वजह से भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और मानव जनित में क्या आ सकता है? मानव जनित में सबसे पहले अगर हम लें तो परमाणु परीक्षण हो सकता है, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होता है तो बहुत ज्यादा भूकंप का संभावना बनता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आसपास के गांव को भी ना खाली करा लिया जाता है अगर परमाणु परीक्षण उस जगह हो जहाँ पे आसपास के गांव हो। ठीक है, ज्यादातर तो वैसे होता नहीं है। परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण की वजह से भी क्या आ सकते हैं? भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है? बांध टूटना हो सकता है, बांध का टूटना। ठीक है, बांध टूटना हो सकता है। और क्या हो सकता है? खनन हो सकता है। खनन मतलब ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग हो सकती है। क्योंकि जब बांध टूटेगा तो बांध टूटने पर भी भूकंप आते हैं। ठीक है, बांध टूटने पर भी भूकंप आते हैं। कैसे आते हैं? एक तो सबसे पहले हम बांध बनाएंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचा बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा बनाएंगे तो कई हजार टन, सॉरी कई टन पानी रोकने की कोशिश करेंगे, उसकी औकात से ज्यादा। ठीक है, जब पानी ज्यादा रुकेगी, बांध की क्षमता नहीं होगी तो बांध टूटेगी, बांध टूटने की वजह से भी भूकंप आएंगे। ठीक है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब हम एक तो बांध ऊंचा बना रहे हैं और दूसरी बात कि पानी ज्यादा रुक रहा है, तो जो जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे तो प्लेट के बारे में पढ़े थे, वो प्लेटें खिसकने लगती हैं, वजन की वजह से वो प्लेटें खिसकने लगती हैं, बहुत भयानक तबाही आती है। आसपास के गाँव भी ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। जैसे ना पहाड़ों में ना छोटे छोटे बारूद लगाकर ना विस्फोट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि भूकंप जैसे झटके देखने को वहां पे मिलते हैं, उसी क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, तो
भूकंप में ये कारक हैं प्राकृतिक और मानवजनित, ठीक है। प्राकृतिक में प्लेट टेक्टोनिक है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, उल्कापिंड है। उल्कापिंड से भी भूकंप आते हैं, ठीक है, उल्कापिंड से ही भूकंप आते हैं। जैसे कि इजिप्टा नामक गिरा था उल्कापिंड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये उल्कापिंड आते कहाँ से हैं, कैसे आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे है मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह, और यहाँ पे है बृहस्पति, ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे पत्थर कंकड़ यही सब यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके छल्ले हैं, ठीक है। ये जैसा कि हम सबको पता है कि ये सारे जो पिंड हैं ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन सबको रोके हुए है, लेकिन मंगल ग्रह क्या करता है कि इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचने लगता है, और जब ये खींचता है ना तो हम सबको पता है कि ये सारा ब्रह्मांड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है अपने गैलेक्सी का, मिल्की वे का, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये खींचता है, ये अपनी गति से यहाँ से निकलता तो है, पर इसके आने से पहले इस पिंड के जो यहाँ पे पत्थर जो है ये इसके आने से पहले ना मंगल ग्रह आगे बढ़ जाता है और ये पृथ्वी पे गिर जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से चलता है, यहाँ रहता है, तो उल्का बोलते हैं, और जब ये चलकर जब जलने लगता है, ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं उल्कापिंड। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, बस ये कारक वाला ही नोट करिएगा, ठीक है, बस ये कारक वाला ही नोट करिएगा, बाकी और कुछ नहीं। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि भूकंप गतिविधि क्या है, ठीक है। भूकंप गतिविधि को हम दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक है, भूकंप गतिविधि को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक भूगर्भिक और एक धरातलीय, एक भूगर्भिक और एक धरातलीय, ठीक है। भूगर्भिक में क्या होता है ना कि जब हम भूगर्भिक का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी दो तरह की तरंगे पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें भी दो तरह की तरंगे पाई जाती हैं, एक पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे और दूसरा है सेकेंडरी तरंगे, ठीक है। तो प्राइमरी तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। प्राइमरी तरंगे पृथ्वी के अंदर चलती हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर चलती हैं। जैसे कि यहाँ से अगर भूकंप उठा, ठीक है, तो ये जहां सबसे पहले जाएंगे उसको तो हम अधिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज की ये अंदर ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये पी तरंगे होती हैं जो ठोस और तरल दोनों माध्यम में चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये एक दूसरे को कल्पना, जैसे अगर हम अनुदैर्घ्य का उदाहरण देखें ना तो ध्वनि तरंगे देख सकते हैं। ध्वनि तरंगे क्या करती हैं कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो ये जो वायुमंडल में जो कण है एक दूसरे को एक कंपन करेगा, वो अपना कंपन दूसरे को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और वो तीसरे को करेगा, जिससे ध्वनि और हमें आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होता है। और ये तरंगे क्या होती हैं, ये ऐसे चलती हैं, ठीक है, कैसे चलती हैं, ऐसे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे जाएंगे। इसका अगर हम उदाहरण देखने का प्रयास करें तो इसका उदाहरण जैसे जल हो सकता है, हाँ जल हो सकता है, और धरातलीय तरंगों का अगर हम देखें तो धरातलीय तरंगे ना जब ये यहाँ से ऊपर यहाँ आता है तो ये ऊपर चलने लगती हैं, ठीक है, यहाँ पे। आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा विनाश किन तरंगों से होता है, भूगर्भिक तरंगों से या धरातलीय तरंगों से? इसका हमें जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा विनाश करेगी, ठीक है। और धरातलीय तरंगों को हम दो तरह में देखते हैं, ठीक है। पहला एल तरंगे, लव वेव्स, और दूसरा आर तरंगे, रिले तरंगे, ठीक है। ये होती है अनुप्रस्थ, ठीक है, ये अनुप्रस्थ होती हैं, यानी यही वाला। और रिले तरंगे हम आगे चलते हैं, उसका कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती हैं इनमें से कौन होती हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मापन में कि इसका जो मापन है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका मापन जो है सिस्मोग्राफी, जिस यंत्र से इनका मापन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोग्राफी। अब इनकी तीव्रता का बात करें
कि इनकी तीव्रता कैसे होती है। तो तीव्रता को हम दो तरह से बांटते हैं, एक ऊर्जा उत्सर्जन, एक क्षति मापन। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जन जो है, जैसे कि इसमें अगर हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का, वो है रिक्टर पैमाना। ठीक है, रिक्टर पैमाना जो ये स्केल है ना, ये 0 से 8 तक बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक ना ये अपना जो मान है वो बेहतर देता है। उसके बाद ये इसका जो काउंट करते हैं या फिर जो देखते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं अच्छा दे पाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्षति मापन मरकरी पैमाना की बात करें, डैमेज वाला, तो यही तरंगे होती हैं जो डैमेज यानी कि कितना क्षति हुआ है, यही सही तरह से बताती हैं। ठीक है, एक होता है स्केल। इसका जो है, इसका स्केल क्या होता है, 0 से 8 तक बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका स्केल जो है ना 1 से 12 तक माना जाता है, रोमन अंक में माना जाता है इसका। ठीक है, इसका जो है नंबर रोमन अंक में किया जाता है। जहां एक का मतलब होता है, कुछ नहीं, यानी अगर एक रहेंगी तो भूकंप नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मली चल रहा है सब कुछ। लेकिन अगर हम देखें कि 12 हुई, 12, तो ये सबसे घातक माना जाता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, यानी कि फर्स्ट का मतलब है कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं या नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन 12 पे आएंगे ना, तो 12 का मतलब है कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं। यानी कि अगर 12 का अगर इसका स्केल अगर हम देखें कि अगर भूकंप आया है, इसका जो 12 लास्ट है ना, यहाँ अगर पहुंच गया उसका मापन, तो समझ लीजिए वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, तबाही ही तबाही, ना घर, ना जीव, ना जंतु, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका जो है फर्स्ट जो कुछ नहीं बचेगा, और इसका कुछ नहीं, मतलब इसका कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका कुछ भी नहीं, कुछ भी बचेगा ही नहीं उसमें। अब अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगे, तो ये भूकंपीय तरंगे जो है ना, किस पर आधारित होती हैं, तो ऑब्जेक्टिव होती हैं। कौन सा वाला, रिक्टर पैमाना, ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही बस गणना कर दिए, क्योंकि ये गणक होती हैं, तो ऐसे ही बस गणना कर दिए, तो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होती है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसका बेहतर तरह से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कितना विनाश किया, कहाँ पे किया, कितनी दूरी तक किया, ये सारी चीजें ना इसमें देखा जाता है, मरकली में। ठीक है, और इसका जो है, अगर हम इसका बात करें तो लॉग स्केल का इसमें प्रयोग किया जाता है, लॉग, LOG, वो अपना जैसे भी निकालते होंगे। ठीक है, तो लॉग स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक इकाई में बढ़ोतरी ऊर्जा में 32 गुना की बढ़ोतरी मानी जाती है। ठीक है, अगर एक का है यहाँ पे, तो इसका 32 गुना माना जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम मान लें कि 2 टाइम्स हुआ है, एक बार हुआ है अगर एक पे, तो 32 गुना हुआ है, तो 2 टाइम्स अगर हो गया, 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 32 गुणे 32, लगभग कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी विनाश रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका ये जो है ना, ये हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन इसका अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव वाला का क्या बोलते हैं, मरकली। ठीक है, ये शहर और ग्रामीण दोनों में सेम काम करेगा। ठीक है, इसका जगह जगह पैमाना बदलेगा, पर इसका नहीं बदलेगा, मरकली का। ठीक है, ये एक जगह जैसे रहेंगे वैसे, शहर में अगर देख रहे हैं जिस पैमाने के हिसाब से नाप रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम ग्रामीण में भी नापेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहाँ नहीं समझ में आया आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसमें से जो हम क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन ज्यादा विनाशकारी होता है, तो एल तरंगे होती हैं। ठीक है, एल तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि वो धरातल पे चलती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर है। ठीक है, ये तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि ऐसे दरारें पड़ जाती हैं भूकंप की वजह से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे आप लोगों ने दरार देखा होगा। तो ये एल तरंगे ही होती हैं, और इनकी गति बहुत तेज होती है, बहुत अधिक होती है, और विनाश बहुत अधिक करती हैं। ठीक है, आगे हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि पी तरंगे और एस तरंगे कितना विनाशकारी होती है, कहाँ पे इनका ठोस होता है, कहाँ पे तरल होता है, कौन कहाँ पे गुजरता है। ठीक है, चलिए हम इसी में बता दे रहे हैं। ठीक है, इसी में बता दें, अभी ज्यादा कुछ है नहीं।
ये पृथ्वी है, ठीक है। एक काम करिए, हम आगे इसके ज्यादा बड़ा ये चित्र बनाना पड़ेगा और ज्यादा टाइम भी लगेगा इसको समझाने में, ठीक है। तो क्लास लंबी हो जाएगी, हम इसको आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब ये तीन तरंगों का, जब इस तरंगों का अध्ययन किया गया ना, तो क्या क्या हमें मिला कि यहाँ से अगर चल रही हैं तो ऐसे आई, कहीं पर ऐसे इनकी स्पीड स्लो हो गई, फिर जहाँ पे अगर ठोस रहेगा यहाँ पे ठोस माध्यम में चलेंगे, लेकिन अगर कहीं पे हम देखें तो फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ गई, ठीक है, यहाँ से आई ऐसे चली गई। तो हमें ये पता लगा कि नहीं, फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं क्या है, तरल अवस्था में भी है, क्योंकि इस तरंगों का अध्ययन ना हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, इस तरंगों का अध्ययन नहीं मिल पाया। फिर जब हम पी तरंगों का अध्ययन किए तब हमें पता चला कि नहीं, यहाँ ये जो पी तरंगे हैं चल रही है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में इनकी गति बहुत तेज होती है, ठीक है, ठोस अवस्था में इनकी गति बहुत तेज होती है। तो यहाँ तो गति तेज है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ ना कि इनकी गति स्लो हो गई, ठीक है, इनकी गति क्या है, यहाँ से ऐसे आई और स्लो हो गई, इनकी गति यहाँ पे क्या हुई, स्लो हो गई। जब यहाँ पे इनकी गति स्लो हुई और फिर अचानक से इनकी गति में बढ़ोतरी हो गई, फिर क्या हुआ कि अचानक से इनकी गति में बढ़ोतरी हो गई। तो हमें इससे ये पता चला कि नहीं, पृथ्वी अंदर, पृथ्वी के अंदर जाने पर कहीं ना कहीं ठोस अवस्था भी है और तरल अवस्था भी है, क्योंकि ये जो इसका पी और तरंगों का जब अध्ययन किया गया तो यही मिला कि एक जगह जाने पर इस तरंगे जो है वो अपना समापन की ओर बढ़ जाती है, ठीक है, विलुप्त हो जाती है, लेकिन पी तरंगों की गति वहां से धीमी हो जाती है। और पी तरंगों की गति कब धीमी होती है, जब ये तरल अवस्था में चलती है। हालांकि ये जो पी तरंगे है ना, ये दोनों माध्यम में चलती है, ठीक है, दोनों माध्यम में, ये दोनों माध्यम में चलती है, लेकिन इस तरंगे जो है ना ये केवल ठोस अवस्था में चलती है, ठीक है, ठोस अवस्था में चलती है। अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य होती है और ये अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, शायद इसके बाद हम चट्टान पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।